आज हम सभी लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे और यह जानेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अपने क्या उद्देश्य हैं, उसके अपने क्या लक्ष्य हैं, उसके अपने क्या नैतिक आधार हैं, किन आधारों पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार के राष्ट्र का निर्माण करना चाहती है। इन सारी बातों का हम कहीं न कहीं जानने का प्रयास करेंगे और भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने आप में कहीं न कहीं संपूर्ण संविधान को समाहित करती है। कह लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। यदि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जानना चाहते हैं तो हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जानकारी अगर है तो हम भारतीय संविधान को कहीं ना कहीं जान पाते हैं कि उसके अपने क्या लक्ष्य हैं, उसके अपने क्या उद्देश्य हैं, उसके अपने क्या मंतव्य हैं, किन आधारों पर वह कार्य करना चाहता है, किस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करना चाहता है। इन सभी की जानकारी हमें हासिल हो जाती है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति भारत की इतनी मोटी संविधान की पुस्तक अगर नहीं पढ़ना चाहता है, भारत के संविधान को नहीं पढ़ना चाहता है, तो ऐसे में अगर वो प्रस्तावना का अध्ययन कर ले तो कहीं ना कहीं उसे भारतीय समाज की व्यवस्था की जानकारी हो जाती है और भारतीय सरकार की लक्ष्यों की भी उसकी जानकारी हो जाती है और भारत में मौजूद विभिन्न नागरिकों के अपने कैसे अधिकार हैं इसकी भी जानकारी कहीं ना कहीं उसे हो जाती है। तो ऐसे में सामान्य अध्ययन की दृष्टि से जब हम पॉलिटी का अध्ययन कर रहे होते हैं या अपने विषय के रूप में एक सब्जेक्ट के तौर पर पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो ऐसे में हमें संविधान की प्रस्तावना का ज्ञान होना, उनकी शब्दावलियों का व्याख्यात्मक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। यदि हम इनके शब्दावलियों का व्याख्यात्मक जानकारी रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें संविधान के अन्य अनुच्छेदों को पढ़ने, उन्हें समझने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है अगर हम इन शब्दों से कहीं ना कहीं परिचित हैं जो हमारी संविधान की प्रस्तावना में जिनकी व्याख्या की गई है उसी को हम क्रमशः जानने का प्रयास करेंगे। जब हम अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं तो उसमें जो पहला शब्द आता है प्रस्तावना में वह आता है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, अर्थात कि हम भारत के लोग। हम शब्द आया है भारतीय जनमानस के लिए, भारतीय जनता के लिए, क्योंकि हम शब्द एक व्यापक शब्द है। तो ऐसे में हम शब्द की जब हम व्याख्या करते हैं तो इसका मतलब होता है कि भारत की जनता, भारत का जन, भारत के लोग और सारे नागरिक भारत के इसमें कहीं ना कहीं शामिल होते हैं जो अपने संविधान के प्रति क्या करते हैं, अपनी आस्था को प्रकट करते हैं, अपने संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मर्पित करते हैं और उसके प्रति अपना पूरा समर्पण ज्ञापित करते हैं। ये सभी नागरिक भारत के क्या हैं, हम भारत के लोग हैं, भारत में रहने वाले सभी नागरिक हैं। तो ऐसे में जो दूसरा शब्द आता है भारत को, हम भारत के सभी नागरिक, भारत की सभी जनता कैसे भारत का निर्माण करना चाहती है, तो वह एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत का निर्माण करना चाहती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का यहां पर अर्थ होता है, सॉवरेन पावर का यहां पर अर्थ होता है ऐसा राष्ट्र जो अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सॉवरेन राष्ट्र कहते हैं, संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। तो भारत के लोग कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो एक संप्रभु भारत का निर्माण करना चाहते हैं जो अपने आंतरिक मामलों में, देश के घरेलू मामलों में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के मामलों में निर्णय लेने के लिए, अंतरराष्ट्रीय राजनयिक के माध्यम में निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से आजाद हो, स्वतंत्र हो पूरी तरीके से। हम ऐसे ही भारत का निर्माण करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी इसी लिए संघर्ष कर रहे थे कि हमारा राष्ट्र एक संप्रभु राष्ट्र हो जहां के भाग्य का निर्धारण भारत की जनता करे, कोई बाह्य शक्ति भारत के भाग्य का निर्धारण ना करे। ऐसा हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चाहते थे जिन्होंने औपनिवेशिक साम्राज्यवादी शक्तियों से लड़ करके उन्हें भारत से क्या किया, बाहर किया। और भारत को कैसे भारत के निर्माण करना चाहते थे, वो संप्रभु भारत का निर्माण करना चाहते थे। तो उन्हीं विचारों की अभिव्यक्त कहीं ना कहीं भारत की जनता करती है कि भारत कैसा राष्ट्र होगा, तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा। और कैसा राष्ट्र होगा,
समाजवादी राष्ट्र होगा। समाजवादी शब्द का यह मतलब है देश में मौजूद आर्थिक संसाधनों पर सभी जनता का समान अधिकार हो, सभी जनता को समान रूप से आर्थिक संसाधन मिलने चाहिए। यही समाजवाद की अपनी परिभाषा है। तो यहां पर एक कवि की उक्ति को मैं कहना चाहूंगा, नहीं किसी को बहुत अधिक, नहीं किसी को कम हो, अर्थात कि सभी के पास संसाधनों की वह मात्रा होनी चाहिए जिससे कि वह अपना जीवन गरिमापूर्ण ढंग से गुजार सके, गरिमापूर्ण ढंग से निर्वाह कर सके अपने जीवन का। तो ऐसे समाजवादी समाज का निर्माण कहीं ना कहीं हमारे संविधान की प्रस्तावना में आया हुआ है, जिसे कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। 1976 में समाजवादी शब्द हमारे संविधान में समाविष्ट किया गया और ये समाजवादी शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन के दौरान 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। और फिर हम कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं? हम एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। कैसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राष्ट्र के सभी नागरिक सभी धर्म के लोग के प्रति समान भाव रखेगा। राष्ट्र सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टि रखेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसे पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के निर्माण की संकल्पना, ऐसे पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के निर्माण की संकल्पना हमारे संविधान में की गई है, जिसका मूल उद्देश्य है कि भारत राष्ट्र का अपना कोई निजी धर्म नहीं होगा। भारत राष्ट्र के अंदर मौजूद सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षित करेगा, समान रूप से उनका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। किसी भी धर्म के प्रति कोई भी भेदभाव का बर्ताव भारतीय संविधान नहीं करता है। भारत में जितने भी धर्म, संप्रदाय, पंथ हैं, इन सभी के प्रति समान दृष्टि रखने की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इसे भी पंथ निरपेक्ष शब्द भी 1976 में भारतीय संविधान 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे समाविष्ट किया गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के एक अंग के रूप में शामिल किया गया। और पुनः भारत कैसा राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है, किस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करना चाहता है? तो भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता है, जहां पर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही क्या करे? प्रशासन को संचालित करे, समस्त शासन सत्ता को संचालित करे। जन के द्वारा बना हुआ तंत्र ही शासन सत्ता को संचालित करे, ऐसी बात कही गई है। और एक गणराज्य होगा। भारत में वंशानुगत शासन का क्या किया गया है? खारिज कर दिया गया है, क्योंकि भारत स्वतंत्रता के पहले बहुत सारी देशी रियासतें भारत के अंदर में कहीं न कहीं शासन सत्ता को संचालित करने का काम करती थी। तो वहां पर जो राजा होते थे वो वंशानुक्रम आधार पर राजा का बेटा ही राजा होगा, इस आधार पर शासन सत्ता को संचालित करते थे। लेकिन अब भारत की जो शासन सत्ता संचालित होगी वह भारत की जनता के द्वारा चुना हुआ कोई व्यक्ति भारत के प्रधान पद पर जाकर के आसीन होगा, भारत के राष्ट्रपति के पद पर जाकर आसीन होगा। तो ऐसे राष्ट्र का निर्माण हम करना चाहते हैं जहां पर भारत क्या हो? एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो, जनता के द्वारा चुनी गई शासन व्यवस्था के तहत भारत शासित हो, ऐसे राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और इसके समस्त नागरिकों को इन सारी तंत्रों का निर्माण करने के बाद इनके समस्त नागरिकों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से क्या देना चाहते हैं? न्याय, विचार, अव्यक्त विश्वास, धर्म, उपासना, इन सब की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना चाहता है। कौन सुनिश्चित करना चाहता है? भारतीय संविधान सुनिश्चित करना चाहता है। तो जो पहली स्वतंत्रता सुनिश्चित करना चाहता है वह कौन सी स्वतंत्रता है? तो वह है सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव ना हो, सभी नागरिक समान रूप से सम्मान हो, सभी नागरिकों का किसी के साथ रंग, रूप, त्वचा, लिंग, जाति, संप्रदाय, मत, मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। तो इसी को हम सामाजिक अधिकार या स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने की बात हमारे संविधान में कहीं न कहीं की गई है। और जब हम दूसरी स्वतंत्रता के रूप में देखते हैं तो वह स्वतंत्रता आती है आर्थिक स्वतंत्रता, कि आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना यहाँ पर बात करती है कि भारतीय संविधान ऐसा प्रयास करेगा, ऐसा उपबंध करेगा जिससे कि भारतीय समाज क्या हो?
आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, सभी को जीवन जीने का समुचित संसाधन उपलब्ध हो, ऐसा उपबंध हमारे संविधान के माध्यम से समय समय पर किया जाता रहेगा। और फिर हम कैसा निर्माण करना चाहते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता की बात यहां पर की गई है कि कोई भी नागरिक देश के उच्च से उच्च राजनीतिक पद पर पदस्थापित हो सकता है, उस पर आसीन हो सकता है, ये बात यहां पर कही गई है। तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता की बात यहां पर देखने की मिलती है। किसी को किसी के साथ इस आधार पर उसे राजनीतिक पद से वंचित नहीं किया जा सकता कि वह अमुक क्षेत्र का है, अमुक पंथ का है, अमुक संप्रदाय का है, अमुक जाति का है, उसका रंग, त्वचा, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। सभी को समान रूप से अधिकार है कि वह भारत के किसी भी राजनीतिक पद पर पद स्थापित हो सकता है। वह ग्राम इकाई से लेकर के राष्ट्र इकाई तक हो सकता है। इसी की आर्थिक स्वतंत्रता की बात हमारे संविधान में की गई है। और हमारा संविधान कैसा भारत का निर्माण करना चाहता है? न्यायपूर्ण भारत का निर्माण करना चाहता है, विचार अभिव्यक्ति का संरक्षण करना चाहता है, साथ ही विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की वकालत यहां पर की गई है कि किसी के साथ किसी उपासना पद्धति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। और अनुच्छेद 19 में आई हुई अभिव्यक्ति की आजादी को यहां पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको देखने को मिल रही होगी कि सभी नागरिक को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी, उसकी आजादी होगी। यहां पर यह बात देखने को आपको मिलती है। तो सब नागरिकों को गरिमा व राष्ट्र की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता की बात यहां पर की गई है। प्रतिष्ठापूर्ण कैसा जीवन होगा नागरिकों का? प्रतिष्ठापूर्ण, सभी की प्रतिष्ठा का ध्यान, आत्म स्वाभिमान का सबके ख्याल रखा जाएगा। और साथ ही साथ यहां पर अवसर की समता प्राप्त करने की बात की गई है। यहां पर जो भी संसाधन मौजूद हैं देश में, उस तक रीच सभी नागरिकों की होगी, समान रूप से होगी। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव यहां पर देखने को नहीं मिल सकता है। अर्थात कि सभी नागरिक को जो भी संसाधन उपलब्ध हैं वहां तक सभी की पहुंच समान रूप से सुनिश्चित करने का भारत सरकार प्रयास करेगी। और साथ ही साथ यहां पर देखते हैं, प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी नागरिकों में गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता के लिए, अर्थात भारत में कैसा जीवन होगा? लोगों का गरिमापूर्ण जीवन होगा और राष्ट्र की एकता, अखंडता बढ़ाने वाली, और सभी नागरिकों में ऐसी बंधुत्व की भावना होगी, ऐसे भाईचारे की भावना होगी, ऐसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना होगी, ऐसे भाईचारे की, बंधुता की भावना होगी, जिससे कि भारत राष्ट्र जो है वो एकता के सूत्र में बंध सके और अपनी अखंडता को सुनिश्चित कर सके, अपने एक अखंड राष्ट्र के रूप में क्या रहे, चिरकाल तक दमकता रहे, चमकता रहे और महकता रहे। ऐसी बात हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में कहीं न कहीं, संविधान की प्रस्तावना में इन सारी बातों का यहां पर जिक्र आपको देखने को मिलता है। और फिर यहां पर आप देखते हैं एक शब्द आता है दृढ़ संकल्प होकर के, पूरी तरीके से रिजिडनेस होकर के, पूरी मजबूती के साथ, पूरी रिजिडनेस के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह कहा कि हम संविधान को क्या करते हैं, हम संविधान को अपनी संविधान सभा आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 को हम सभी लोग अपने संविधान को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाते हैं और अपने संविधान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। यहां जो शब्द आया है वो अंगीकृत शब्द आया है, अर्थात इसे हम क्या करते हैं, भारत का एक अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भारत का एक अंग बनाते हैं और साथ ही साथ अपने जीवन का भी एक अंग बनाते हैं और इसे एक विधिक स्वरूप देते हैं। अधिनियमित शब्द आया हुआ है जिसका मतलब होता है कि भारतीय संविधान को हम क्या करते हैं, एक विधिक स्वरूप देते हैं और आत्मर्पित करते हैं, इसके प्रति अपनी आस्था को भी प्रकट करते हैं, इसके प्रति अपने समर्पण को भी प्रकट करते हैं। अर्थात पूरी निष्ठा के साथ हम भारतीय संविधान को अपने ऊपर लागू करते हैं और इसे स्वीकार करते हैं। इन सारी बातों की विवेचना हमारे संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या के दौरान हमें देखने को मिलती है, जो कहीं न कहीं पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी के विद्यार्थी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
इन सारी जानकारी हमें बेहद आवश्यक है जब हम अब पॉलिटी का अध्ययन कर रहे होते हैं। इन सारे शब्दों के विषय में कि हमारा संविधान क्या चाहता है, हमारे संविधान का मूल उद्देश्य क्या है, तो इस प्रस्तावना के माध्यम से कहीं ना कहीं हम अपने संविधान के उद्देश्य और उसके लक्ष्यों को तक पहुंचने में कहीं ना कहीं सफल होते हैं। और हमारी संविधान के कुछ अपने तकनीकी पक्ष हैं जो समय समय पर न्यायालय ने उस पर अपनी अभिव्यक्ति की है। तो ऐसे में एक मामला जो आता है वो 1957 का मामला आता है। 1957 में यूनियन ऑफ इंडिया एंड मदन गोपाल के मामले में, बनाम मदन गोपाल के मामले में भारतीय न्यायालय ने, भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी विवेचना देते हुए कहा कि भारतीय संविधान में वर्णित जो भी अधिकार हैं उन्हें पूरी तरीके से परिवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता है, उन्हें पूरी तरीके से जमीन पर नहीं उतारा जा सकता है, लेकिन उतारा जाएगा तो वो समय समय पर उतारा जाएगा। जैसे जैसे भारत के साथ संसाधन संपन्न होता जाएगा वैसे वैसे हम अपने संविधान के लक्ष्यों में, जो हमारे संविधान के लक्ष्य प्रस्तावना के निर्धारित किए गए हैं, उन्हें हम जमीनी स्तर पर लागू करेंगे, उन्हें हम व्यवहारिक स्तर पर उतारने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर कोई भी नागरिक यह कहे कि आज तुरंत ही संविधान लागू होने के साथ ही इन सारे लक्ष्यों को हम प्राप्त कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। यहां पर आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है, तो आज भी आप देख रहे होंगे समाज में पूरी तरीके से आर्थिक आजादी, सभी को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। आर्थिक मामलों पर अगर देखा जाए तो आज भी 20% संसाधनों पर 80% जनसंख्या का अधिकार है और 80% संसाधनों पर 20% जनसंख्या का अधिकार है। तो ऐसे में आप एक व्यापक खाई देखते हैं अमीरी और गरीबी की, तो इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर स्पष्ट रूप से 1957 का अपना वाद है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ चुका है कि संविधान में वर्णित किसी भी अधिकार या किसी भी उपबंध के संदर्भ में न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। अपने विवेक के आधार पर जब सरकार के पास संसाधन मौजूद होंगे, वह स्वतः ही इस सारी चीजों को जमीनी स्तर पर परिवर्तनीय बनाने का प्रयास करेगी, उन्हें लागू करने का प्रयास करेगी। और जो दूसरा मामला है वो यूनियन ऑफ इंडिया और वेणुवारी मामले में है। उसमें यह बताया गया है कि भारतीय संविधान के अंदर मौजूद अनुच्छेदों में अगर कहीं अस्पष्टता है शब्दावलियों को लेकर के, कहीं पर अंतर्द्वंद की स्थिति है, जहां पर पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है हमारे आर्टिकल, हमारे अनुच्छेद अपनी भाषाई अभिव्यक्ति देने में असफल हैं, तो उसकी व्याख्या करने के लिए, उसकी विधिक व्याख्या करने के लिए, उसकी विधिक व्याख्या करने के लिए कहीं ना कहीं हम संविधान की प्रस्तावना का क्या ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना के आधार पर उसकी जांच पड़ताल की जा सकती है, उस पर संज्ञान लिया जा सकता है। ऐसा AR बमोई केस में 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय देते हुए कहा। और जो एक तीसरा निर्णय बहुत ही माना जाना निर्णय है वो 1973 का निर्णय है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसमें यह कहा गया कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। क्या कहा गया, स्पष्ट रूप से सीधा समझें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है 368 के अनुच्छेद 368 के तहत, लेकिन मूल ढांचे के अंदर रह करके ही संशोधन किया जा सकता है। मूल ढांचे से बाहर जाकर के कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। जबकि 1973 में न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए इस मूल ढांचे की व्याख्या नहीं की। न्यायालय ने कहा कि समय समय पर हम मूल ढांचे का स्वरूप क्या है, इसे हम समय और परिस्थिति के आधार पर तय करते रहेंगे और हम इनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो ऐसे में आप देखते हैं यहां पर 1973 में ऐसा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के संदर्भ में यह डिसीजन आ चुका है कि कोई भी परिवर्तन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे के अंतर्गत रहकर ही किया जा सकता है, जबकि मूल ढांचे का स्वरूप पूरी तरीके से
स्पष्ट नहीं करता है न्यायालय और कहता है कि उसके संदर्भ में हम समय समय पर व्याख्या करते रहेंगे। और यहीं पर हम देखते हैं 1973 में ये मामला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आता है। उसके बाद ठीक 3 साल के बाद हमारी संविधान की प्रस्तावना में उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने एक संशोधन किया जिसे हम 42वें संशोधन के रूप में जानते हैं 1976 में, जिसके तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्दों को क्या किया गया, समाविष्ट कर लिया गया, जिसको हम देखते हैं, उन शब्दों को हम देखते हैं, समाजवादी शब्द है, दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष शब्द है और अखंडता शब्द है। इन शब्दों को क्या किया गया है, भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। इन सारे शब्दों को भारतीय संविधान में क्या किया गया है, समाविष्ट किया गया है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया। तो इस आधार पर हम देखते हैं कहीं न कहीं भारतीय संविधान में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एक लैंडमार्क डिसीजन भारतीय प्रस्तावना के संदर्भ में है। इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहां पर हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें किस प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संज्ञानात्मक ज्ञान रखना है। और साथ ही साथ जब हम अपने पॉलिटी के अन्य विषय में पढ़ रहे होंगे, अन्य उसके विषय में जानकारी हासिल, पक्षों के विषय में जानकारी हासिल कर रहे होंगे, कहीं न कहीं अगर हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए हुए शब्दों की जानकारी है तो हमें अपनी पॉलिटी का अध्ययन करने में कहीं न कहीं आसानी होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।